नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीजी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। शुरुआत बड़ी खबरों से। आज की सबसे बड़ी खबर जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची भारत दौरे से जुड़ी हुई है। सानाए ताकाइची का राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड वेलकम हुआ। आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं, लिहाजा भारत जापान के मजबूत होते रिश्तों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस खबर से जुड़े हर अपडेट को आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब से और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, उसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आज मिड डे प्राइम की दूसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है टीएमसी बागी गुट से। सिंबल पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। पार्टी सिंबल किस गुट को मिलेगा, इस पर बात होगी और ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर ये लड़ाई किस ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है। चंपत राय की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने केस दर्ज कराने की बात कही है। सिर्फ चंपत राय ही नहीं, बल्कि गोपाल राव और अनिल मिश्रा पर भी मुश्किलों का पहाड़ कभी भी टूट सकता है। मिड डे प्राइम की एक बड़ी खबर बारिश से जुड़ी हुई है। मुंबई पानी पानी हो रहा है। उत्तर भारत में मानसून दस्तक दे चुका है और असम में बाढ़ के कहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस खबर की भी होगी बात। साथ ही एक खबर बाबा बर्फानी से जुड़ी हुई, बुलावा आया है, भोले के भक्त रवाना हो चुके हैं। इन सब के अलावा आज दोपहर की एक बड़ी खबर, आईएसआईएस मॉड्यूल के 4 संदिग्ध दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। हर खबर पर होगी विस्तार से बात, मगर सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत के 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। ताकाइची का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई। आईएसआई मॉड्यूल के 4 संदिग्ध गिरफ्तार। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश। राम मंदिर के चढ़ावे पर चोरी केस में एसआईटी की जांच जारी। बढ़ सकती है चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की मुश्किलें। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने केस दर्ज कराने की कही बात। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट। असम में बाढ़ ने बढ़ाई टेंशन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू से पहला काफिला रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। और फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंचे इंग्लैंड, बेल्जियम और अमेरिका पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए। इंग्लैंड और बेल्जियम ने दर्ज की रोमांचक जीत। यूएस ने बोस्निया को दी मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों नेताओं ने आपसी हितों पर चर्चा की। भारत जापान अपने विशेष रणनीतिक संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। सानाए ताकाइची प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पहली यात्रा पर हैं। वे भारत जापान के 16वीं वार्षिक बैठक में भी हिस्सा लेंगी। भारत और जापान सह अध्यक्षता इस वार्षिक शिखर बैठक की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची से हैदराबाद हाउस में शिष्टमंडल स्तर की भी बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री के भारत दौरे के लिए उनका अभिनंदन किया। उन्होंने दोनों देशों के पुराने संबंधों के महत्व का जिक्र करते हुए सहयोग के नए क्षेत्रों के विस्तार पर बातचीत की। भारत के दौरे पर आई जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और ये यात्रा इसे आगे ले जाने में सहायक होगी।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है और अब से और थोड़ी देर में दोनों ही नेताओं के बीच संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी दोनों देशों के बीच है। मजबूत सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं जो 6ठी शताब्दी से शुरू हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ इन संबंधों की शुरुआत हुई। दोनों देशों के बीच मित्रता का भी एक लंबा इतिहास है। राजनीतिक सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। 1952 से लेकर 2026 तक कई मजबूत संधियां हुई दोनों देशों के बीच। रक्षा और सुरक्षा साझेदारी का लगातार विस्तार हो रहा है। इस दौरे में भी इसको और विस्तार दिया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बढ़ता लगातार सहयोग बढ़ रहा है। शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हैं और एक तरह से सांस्कृतिक संबंध भारत और जापान के संबंधों का आधार भी हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी जुड़ गए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर राहुल आपका। प्रोफेसर राहुल, हम जानते हैं प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची का ये पहला आधिकारिक भारत का दौरा है। भारत और जापान के संबंधों पर आगे बढ़े, लेकिन संक्षेप में एक बार इनकी जो एक सांस्कृतिक मजबूती है, जो नींव है, उस पर भी बात करते हुए 2026 तक के संबंधों को अगर आप संक्षेप में एक बार बताएं कि किस तरह से ये संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और कैसे अब एक निर्णायक मोड़ पे हैं। भू राजनीतिक बदलाव, भारत का विकसित भारत का लक्ष्य और पिछले कुछ सालों में जापान का जिस तरह से आर्थिक सहयोग भारत के साथ बढ़ा है, उसने इन रिश्तों को और मजबूत किया है। तो हम इतिहास से शुरू करके वर्तमान पर आते हैं। जी देखिए, भारत और जापान के संबंधों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भारत ने 1992 में अपनी लुक ईस्ट नीति का आरंभ किया था, उस लुक ईस्ट में जापान सबसे आखिरी देश था जिसने भारत की लुक ईस्ट को गंभीरता से लिया। और 2002 के बाद हमने देखा कि भारत और जापान के संबंधों में एक बड़ा परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन ज्यादा जब शिंजो अबे प्रधानमंत्री बने और 2007 के बाद जापान ने भारत को ज्यादा गंभीरता से एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर लिया। इन संबंधों में कोई दो राय नहीं है कि जापान के तमाम नेताओं ने हमेशा चीन और पूर्वी एशिया के देशों पर फोकस किया। लेकिन 2014 में जब भारत की एक्ट ईस्ट नीति आई और शिंजो अबे और स्वर्गीय शिंजो अबे और प्रधानमंत्री मोदी जी के संबंधों में जब एक पर्सनल टच आया, उसके बाद से जापान ने अपने आर्थिक, अगर निवेश की बात करें, ओडीए ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन तमाम पहलुओं पर 200 से ज्यादा गुना निवेश और उससे ज्यादा भारत पर ध्यान दिया है। आज इन दोनों देशों के संबंध, और इसी संदर्भ में मुझे लगता है ये 16वां शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है कि इन दोनों देशों के बीच में आज संबंध सिर्फ द्विपक्षीय प्रभाव नहीं डालते हैं। भारत और जापान के बीच में तो बहुत सारा रक्षा और व्यापार और निवेश को लेकर के संबंध है। बड़े बड़े इंडिया के जो जिसे हम कहते हैं फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स है, चाहे वो मुंबई अहमदाबाद हो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो, दिल्ली मेट्रो हो, उत्तर पूर्व के प्रदेशों में जापान का निवेश हो, इन तमाम क्षेत्रों में रहा है। लेकिन आज पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र, खासतौर पे एशिया के देश देखते हैं कि भारत और जापान के संबंधों से उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। और ये इस ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो 2015 में जिसको एग्रीमेंट साइन हुआ था, तब से लगातार आगे बढ़ाया गया है। तो आज ऐसा समय आ चुका है कि दोनों देशों के बीच के संबंध क्षेत्रीय राजनीति को और दूसरे देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें आज की कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स को दिखाता है। लेकिन अगर हम जापान का भारत के इतिहास में और भारतीय संस्कृति में रोल देखें तो जैसा कि आपने कहा कि बुद्धिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव है भारत के ऊपर। भारत की राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें सुभाष चंद्र बोस का जो जापान से कनेक्शन था, या सुभाष चंद्र बोस से पहले एक तरह से कहें कि उनके गुरु या बड़े भाई रास बिहारी बोस का जापान से ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त भारत की स्वतंत्रता के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जापान को लेकर के इतनी बड़ी बातें कही हैं और कहा है कि भारत के अलावा अगर एक महान सिविलाइजेशन है जो ये क्षमता रखता है कि विश्व व्यवस्था को बदल सके, तो वो जापान है। तो जापान और भारत के बीच में एक सांस्कृतिक और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसको और आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं।
जापान में एक समय में बुद्धिज्म के अलावा, बुद्धिज्म से पहले हिंदुइज्म का भी विस्तार हुआ था। हिंदुइज्म को जापान का जो शिंतो धर्म है, वो लोग भी स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि पूरब में एक और हमसे भी बड़ा कोई गुरु रहा है, जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं। ये उनके एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन है। तो इस दोस्ती के बहुत से आयाम हैं, बहुत से इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। मुझे लगता है कि अभी की जो यात्रा है उसमें एक बड़ी बात यह है कि सनाई ताकेची की पहली भारत यात्रा है, और जिसमें बहुत सारे एजेंडा आइटम्स हैं जो कि मुझे लगता है कि भारत और जापान की जो दोस्ती है 2047 या अगले 50 सालों की जो पार्टनरशिप है जी उसके बिल्कुल, और 10 मद्देनजर। साल का एक रोड मैप भी दोनों देशों ने तैयार किया है, जो कि भारत की जो विकसित भारत की यात्रा है उसमें अहम है। प्रोफेसर राहुल, आपसे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये दौरा अब भविष्य की रणनीतियों पर और भविष्य में किस तरह से दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़े उस पर है। लेकिन एक बात जो आपने कही उसको और थोड़ा सा जानना भी चाहेंगे। उस पर आपने जिक्र किया नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस का। आज हमने देखा गार्ड ऑफ ऑनर में भी जिस धुन के साथ उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वो आज़ाद हिंद फौज की उस धुन के साथ था। क्या आपको लगता है कि सुभाष चंद्र बोस और ये राष्ट्रपति भवन अब उस कर्तव्य पथ को जोड़ता है, जहां सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की वो एक जो मूर्ति है, वो बताती है कि किस तरह से भारत ने अपने इतिहास को या इतिहास की गलतियों को न दोहराते हुए, उनका सुधार करते हुए एक नए भारत की कल्पना के साथ, एक नए विकसित भारत के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। उसमें आज किस तरह से आप देखते हैं जापान के प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, गार्ड ऑफ ऑनर में उस धुन को और बदले भारत की इस तस्वीर को? देखिए, यही डिप्लोमेसी का जो सार तत्व है वो यही है कि हम बहुत सारी बातें बिना कहे अपने मित्र देश को या किसी भी देश को कन्वे कर दें। और आजाद हिंद फौज की धुन के सुनाने के पीछे यही मकसद था कि हम 1947 से दोस्त नहीं बने, हम पिछले 1000 वर्षों से साथ में हैं, और हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में, जबकि पूरा पूर्वी एशिया जापान को एक दुश्मन के तौर पर समझता है, उनका इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा, भारत की स्वतंत्रता में और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जापान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये एक कूटनीति के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेजोड़ नमूना है कि कैसे बातों को रख दिया जाए पर्सपेक्टिव में। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कर्तव्य पथ का, व्यक्तिगत तौर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे पर्सनल हीरो हैं, और मैं उसी क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूं, जापान, ताइवान, मलेशिया। प्रोफेसर राहुल साहब, मुझे लगता है हर भारतवासी के वो हीरो हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं, मुझे लगता है हर भारतवासी के लिए नेताजी को लेकर उनके मन में जो श्रद्धा और सम्मान है, उसको सही स्थान पिछले कुछ समय में मिला। हम जानते हैं एक लंबे समय तक देशवासियों ने इंतजार किया, जो संघर्ष, जो बलिदान नेताजी ने दिया भारत के लिए, उसको सही स्थान मिलने का एक लंबा इंतजार किया हम सभी ने। जी, नेताजी के नेतृत्व में हजारों भारतीयों ने और भारतवर्षियों ने, चाहे वो सिंगापुर में हो, मलेशिया में हो, ताइवान में हो, जापान में हो, उन्होंने कुर्बानियां दी, और उसको भारत के इतिहास में सही जगह नहीं दी गई। ये एक सबसे बड़ी त्रासदी की बात थी कि लोग जो आर्म्ड स्ट्रगल में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी जान की कीमत नहीं आंकी गई सही। और आज वो समय आ गया है जब हम देख रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यों को, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को राष्ट्रीय जो सेंटर स्टेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री है उसमें लाने की कोशिश हो रही है, जो बहुत ही मुझे लगता है कि प्रशंसनीय काम है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं उनको पता होना चाहिए कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के लिए कितना बलिदान दिया, और हमने स्ट्रेटेजिकली भी, आज भारत की एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है वो म्यांमार से शुरू होकर जापान तक जाती, और ये इसका जिक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है कि हमारी जो एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट की नीति है, ये हजारों साल से चल रही। स्वतंत्रता संघर्ष में भी दिखता था कि म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, ताइवान यही देश थे जिनके मदद से जहाँ के वो लोग भी अपने स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़े हुए थे, उनकी मदद से हमने भारत को आजादी दिलाने की कोशिश की। और इस कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल लिंकेज, स्ट्रेटेजिक जो महत्व है इस क्षेत्र का, उसको भी बहुत पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक तरह से कहिए कि उसको प्रूव करके दिखाया था। तो ये बहुत बड़ी बात है।
प्रोफेसर राहुल, अब जब हम आगे के सफर को तय करते हैं भारत और जापान, भारत ने एक बड़ा निवेश और जापान की प्रधानमंत्री अपने साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी लेके आई हैं। तो किस तरह से आप सेमीकंडक्टर से लेकर कई वो क्षेत्र हैं जो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जापान के साथ मिलकर भारत एक बड़ा निवेश के साथ एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है, उसमें आप कैसे देखते हैं उन नए क्षेत्रों के साथ समझौतों में आज उस शक्ल पे दिखाई देगी? देखिए, भारत जापान के बीच में एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जो सामरिक समझौता हुआ था 2015 में, उसके बाद से हमने लगातार उस पर प्रोग्रेस की है। पिछली साल जब प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त 2025 में जब जापान गए, तो ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत 10 बड़े मुद्दों पर हमारे बीच में एमओयू साइन हुआ, जिसमें जैसा आपने कहा कि सेमीकंडक्टर्स भी थे, क्रिटिकल मिनरल्स था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस कोऑपरेशन और साथ ही साथ आर्थिक और निवेश के क्षेत्र में जापान के सहयोग से भारत की विकसित भारत की 2047 की यात्रा को पूरी करने का एक निर्णय लिया गया था। ये मीटिंग एक तरह से स्टॉक टेकिंग है, जिसमें कि हम पिछले जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उन पर दोनों देशों के नेताओं के बीच में बातचीत होगी। साथ ही साथ ये भी होगा कि अब जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और निवेश के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, हमें पता है कि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के और सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरीज को लेकर के एक्सपोर्ट कंट्रोल भारत के ऊपर लगाया है, जो कि WTO के नियमों के हिसाब से गलत है। लेकिन जापान भी ऐसी स्थिति को झेल रहा है, तो जापान और भारत मिलकर इस क्षेत्र में कैसे एक हेजेमोनिक जो एक तरह से कहें कि एक तरफा जो व्यापारवादी नीति है चीन की, उससे कैसे जूझें। और साथ ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में थोड़ी सी उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है। इंटरेस्ट कम है या एक रणनीतिक बदलाव के तहत अमेरिका ने जिस तरह से इंडो पैसिफिक को लेकर और खासकर चीन की यात्रा के बाद जिस तरह से जो वक्तव्य दिया और जो बदलाव किए हैं, उसमें जापान के प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद अहम होती है। ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक को लेकर लगातार जापान कहता रहा है और उसका सहयोग सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ नहीं बल्कि स्वर्गीय शिंजो आबे के साथ जिस तरह से इंडो पैसिफिक के साथ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और एक्ट ईस्ट को लेकर जोड़ के जो देखा गया है, उसमें आप किस तरह से देखते हैं जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा भी और भारत की भी अपनी एक तय रणनीति, क्योंकि एशिया की दो महाशक्ति जिनका सबसे ज्यादा स्टेक इंडो पैसिफिक पे है? देखिए, भारत और जापान ने सामरिक तौर पर ये तय कर लिया है कि अमेरिका रहे या ना रहे, चीन साथ में काम करे या ना करे, ये दोनों देश मिलकर न सिर्फ अपनी द्विपक्षीय दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को भी एक नेतृत्व देंगे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है। एकला चलो की नीति अब एकदम साफ दिख रही है इंडो पैसिफिक में, लेकिन जापान भारत के साथ खड़ा है और कुछ और भी देश हैं। इंडोनेशिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, ऑस्ट्रेलिया भी है जिनकी यात्रा प्रधानमंत्री अगले महीने करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में सामरिक तौर पर भारत और जापान मिलकर, अगर हम रक्षा बजट के क्षेत्र में ही देखें तो भारत का 92 बिलियन का एनुअल डिफेंस बजट है और जापान का 60 के करीब है। दोनों मिलकर 150 करीब करीब जब चाइना का आधा हो जाते हैं। तो यही दोनों देश अगर मिलकर के अपनी शक्तियों को, अपनी जो ऊर्जा है सामरिक स्तर पर, उसको इकट्ठा करेंगे तो बहुत परिवर्तन हो सकते हैं। भारत और जापान के बीच में देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज है कि ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। इन दोनों देशों ने एक लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म गोल को लेकर के क्षेत्र में भी, चाहे वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश, नेपाल हो या मालदीव्स, सेशल्स, इन तमाम जो छोटे देश हैं जो चीन की आक्रामक नीतियों से परेशान है या उसकी डेट ट्रैप से परेशान है, उनको भी तीसरे देशों में भी भारत और जापान मिलकर काम करने को तैयार है। मेकोंग क्षेत्र जहां वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे देश हैं, उस क्षेत्र में भी जापान और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम देखें कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कौन से दो देश हैं जो भारत के साथ तेजी से मिलकर काम कर रहे हैं और जिनका प्रभुत्व और प्रभाव भी बहुत है, उसमें जापान सबसे पहले नंबर पर आता है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर आता है। अमेरिका की जैसी नीतियां परिवर्तित हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आज जापान के साथ दोस्ती न सिर्फ समय की मांग है बल्कि सामरिक तौर पे भी ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि जापान में
सरकारें तो तेजी से बदलती हैं, लेकिन उनकी नीतियां आगे आने वाले 20, 30, 50 साल को लेकर के ध्यान में लेकर के बनती हैं। और यही देखिए आप सनाई ताकायाची के आने से और उनके साथ प्रधानमंत्री की जो मंत्रिमंडल स्तर की डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई, उसमें भी देखिए ओवरऑल टोन वही है जो शिंजो आबे के साथ। तो कहीं ना कहीं ये भी और ताकायाची अपने को मानती है कि वो स्वर्गीय शिंजो आबे की ही शिष्या है। तो इस स्तर पर भी जो लेगेसी है भारत और जापान की मित्रता की, उसको भी आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश है। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए आर्थिक स्तर पर भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी है और सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्र में भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पिछली बार जब मोबिलिटी एग्रीमेंट भारत और जापान के बीच में साइन हुआ था, उस पर भी दोनों देशों के बीच में बात होगी, जिसके तहत भारत के सर्विसेज सेक्टर के लोग, प्रोफेसर साहब आपको रोकेंगे और सीधे रुक करेंगे हैदराबाद हाउस का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची इस समय संयुक्त प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। Her Excellency Ms. Takaichi Sanae, Prime Minister of Japan, Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of Bharat, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we will witness exchange of several memorandum of cooperations. These documents reflect the wide-ranging, multifaceted bilateral cooperation as part of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. We will begin with the exchange of 4 documents pertaining to economic and energy security. These documents include 1. MOC between the Geological Survey of India and the Japan Organization for Metals and Energy Security in the field of geology and mineral exploration. 2. The Memorandum of Cooperation on Pharmaceuticals and Medical Devices sectors between the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers India, and the Health Policy Bureau, Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan. 3. The Memorandum of Cooperation between Ministry of Heavy Industries, India, and the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan in the field of batteries. And lastly, the Memorandum of Cooperation between Ministry of Cooperation and Department of Animal Husbandry and Dairying, India, and Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan on the expansion of biogas and organic fertilizer production and utilization for rural prosperity, energy security, and sustainable mobility. These 4 documents will be exchanged by His Excellency Mr. Ono Keiichi, Ambassador of Japan to India, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India. Next, we have the Memorandum of Cooperation between India AI Mission and METI, Japan. This document will be exchanged by His Excellency Mr. Ono Keiichi, Ambassador of Japan to India, and Ms. Nagma Muhammad Malik, Ambassador of India to Japan. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to listen to the translation in English and Japanese languages. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency Ms. Takaichi Sanae, Prime Minister of Japan, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations and friends from the media.
We will now have the press statements by the two leaders. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाईची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत जापान की साझा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाईची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से है। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ताकाईची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक में आज किए गए एग्रीमेंट से हम
ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भी योगदान देंगे। भारत का स्केल और जापान की क्वालिटी को जोड़कर हम अफोर्डेबल, रिलायबल और एडवांस हेल्थ सॉल्यूशंस दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पिछले एक वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनसे भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानी इन्वेस्टमेंट आएगा। आज फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के बीच एग्रीमेंट से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लोस और सुगम होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट और भारत में जापानी कंपनी की संख्या दोगुनी करना। भारत में लगातार हो रहे रिफॉर्म से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। जापान की कंपनीज भी इसका लाभ उठा सकती हैं। फ्रेंड, आज के अनिश्चितता भरे युग में भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी। इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी। इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी। ऑयल शॉक जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हमने एनर्जी रेजिलियंस पर भी एक महत्वपूर्ण पहल की है। साथ ही बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा सहयोग विश्व के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत और जापान मिलकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को शेयर्ड सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को शेयर्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे और उसको बदलेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इससे अब हम ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारी सक्सेस स्टोरी को शिप बिल्डिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की बड़ी ताकत हमारी पीपल टू पीपल टाइज है। हम टैलेंट मोबिलिटी, स्किलिंग और टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके अवसर भी बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों के बीच रिसर्च, एजुकेशन और स्टार्टअप सहयोग भी सुदृढ़ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि अगले वर्ष हम भारत जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम कल्चर, टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी सहयोग से आपसी कनेक्ट और प्रगाढ़ करेंगे। योर एक्सेलेंसी, भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक सशक्त और समृद्ध जापान का आपका विजन, विकसित भारत का हमारा संकल्प और पूरे विश्व की प्रगति को मिलकर साकार करें। मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
Arigato gozaimasu. Thank you, sir. May I now request Her Excellency Ms. Takaichi Sanai, Prime Minister of Japan, to give her remarks to the media. 皆様、こんにちは。 Ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and develop this relationship as brother and sister. Japan and India must leverage our respective strengths to become stronger and more prosperous together. In the midst of international affairs in disarray, the establishment of such intercomplementary cooperative relationship has become ever more important. From such perspective, as Prime Minister Modi and I engaged in discussions over diverse issues, we again were reminded of the many goals we share. And we confirmed to place the following 3 points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative for countries across the Indian Ocean to defend their sovereignty and the sea through their own efforts, which is perfectly aligned with FOIP. Thus, we agreed to deepen the strategic cooperation between Japan and India to achieve such common goals. Expansion of maritime security cooperation is especially important for regional peace and stability. Taking the opportunity of our visit, a destroyer of Japan's Maritime Self-Defense Force and an India Navy vessel are planning to engage in joint exercise. We will enhance exercises in the Indian Ocean, promote naval maintenance, repair, and overhaul cooperation, and strengthen equipment cooperation under the Make in India framework. In order to deepen such cooperation, I have instructed the relevant departments to hold discussions and to organize the next Japan-India 2+2 before the end of the year. Second, promotion of Japan-India cooperation in the area of economic security and energy security. As both countries face challenges such as economic weaponization and non-market practices, we need to urgently build resilience in our critical minerals supply chains. Further, in the area of energy security impacted by the Middle East situation, both Japan and India bear the responsibility to provide for region-wide energy security, as I presented in Power Asia. That is why we have released a document for public and private sectors, a joint statement to engage in concrete action for economic security cooperation. Under the Power Asia initiative, we will launch a bilateral dialogue to strengthen India's petroleum stockpiling system. Japan also supports India's membership of the IEA. In the area of energy transition, India has set a goal of leveraging cooperatives to secure energy from cow feces to build 1,000 biogas plants. In order to contribute to its achievement, we are launching the Japan-India Cooperative Biogas for Growth, or CBG initiative. That was introduced by Prime Minister Modi. The third is co-creation of economic growth of both India and Japan through investment and innovation collaboration.
This is economic growth. I am committed to realizing a strong economy and aiming to enhance Japan's supply capability and technological capabilities through investment in 17 strategic areas. Prime Minister Modi launched Viksit Bharat, a national goal to become a developed nation by 2047, and is strongly driving India's growth. In this way, we share the goal of making our countries strong and prosperous through investments in the future. Strongly supporting our two countries to achieve such common goals are the business community representatives who are participating in the delegation from Japan. During this visit, around 120 cooperation documents between Indian and Japanese companies, including 2 trillion yen scale investment, were announced. It is a desire to forge a path toward future in India and Japan through unified efforts of public and private sectors. Next year marks the 75th anniversary of diplomatic relations, and I would like to seize this opportunity to further bring in closer together the people of our two countries. Under the India-Japan Special Strategic Global Partnership, as trusted partners that share strategic direction, together with my bigger brother, Prime Minister Modi, I will lead the India-Japan relations going forward to a new phase. I look forward to welcoming Prime Minister Modi in Japan next time. Thank you very much. Thank you, Madam. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this session. Thank you very much for your presence. की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन के भारत दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर में आपने देखा कि दोनों देशों के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए एआई के क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस और साथ ही साथ ग्रीन बैटरीज को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि दोनों देशों के संबंधों का आधार विश्वास और भरोसा है, जो आने वाले समय में और मजबूत होता जा रहा है। किस तरह से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भी जापान की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किन बातों को रखा वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत जापान की प्रधानमंत्री के इस पहले दौरे के स्वागत के साथ किया और उन्होंने कहा कि जापान की प्रधानमंत्री का स्वागत है। भारत जापान की साझेदारी बेहद मजबूत है। उन्होंने जापान की प्रधानमंत्री को अपनी छोटी बहन कह के संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान की साझेदारी मजबूत है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध हैं जापान के साथ, आपसी भरोसा दोनों देशों की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है। दोनों देश दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। एशिया की 2 मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं। बेहद अहम दोनों ही देश एक दूसरे के लिए है। नियमों पर आधारित इंडो पैसिफिक भारत और जापान दोनों की प्राथमिकता रही है और इंडो पैसिफिक के बड़े स्टेक होल्डर्स भारत और जापान दोनों ही हैं। एआई के क्षेत्र में दोनों देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की इस विजिट में भी एआई को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों का समझौता हुआ है। जानते हैं यूनिकॉर्न और रक्षा समझौते इससे पहले भी दोनों देशों के बीच में रहे हैं, जो मजबूत आधार हैं रक्षा और सुरक्षा संबंधों के लिए। आर्थिक और ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों में समझौते हुए हैं। इसके साथ अतीत में भी आर्थिक और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और जापान लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने कई महत्वपूर्ण कदम आज इस ऐतिहासिक बैठक और प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की इस यात्रा में उठाए गए हैं। समझौतों से भारत में 10 अरब जापानी निवेश आएगा। एक साल में 100 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और जापान की साझेदारी को ये तमाम समझौते बताते हैं। समझौते से भारत में 10 अरब जापानी निवेश आएगा। मौजूदा समय में 1400 से ज्यादा जापानी कंपनियां भारत में हैं, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में ये संख्या दोगुनी होगी। तमाम साइन किए गए फाइनेंशियल सर्विस एग्रीमेंट से निवेश आएगा। एक बड़े निवेश की उम्मीद है और हम जानते हैं कि भारत में चाहे वो फ्लाईओवर्स हो, हाईवेज हो, बुलेट ट्रेन हो, मेगा ब्रिजेस हो, इनमें एक बड़ा निवेश जापान का रहा है। बायोगैस प्लांट भारत में लगाए जाएंगे। आज एक अहम समझौता हुआ इस क्षेत्र में भी।
जिससे भारत में आने वाले समय में फर्टिलाइजर्स को लेके भी जो सप्लाई चेन का संकट है उसका एक तरह से ये समाधान है। दोनों देश आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को समझते हैं। आपसी विश्वास, भरोसा साझेदारी का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में कहा कि आर्थिक सुरक्षा के लिए एक संयुक्त रोड मैप तैयार किया गया है। भारत और जापान लगातार रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी तमाम सैन्य अभ्यासों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के तहत आपसी सहयोग को बढ़ा रहे हैं। ग्रीन बैटरी और परमाणु ऊर्जा के जरिए ऊर्जा के मामले में भी दोनों देशों ने साझेदारी को और मजबूत किया है। भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप तैयार की है। तो प्रधानमंत्री सनाए ताकाची की इस यात्रा में कई अहम समझौते हुए हैं, कई अहम पहल की गई है जो दोनों देशों को आने वाले समय में इस साझेदारी को और मजबूत कर रही है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी घमासान अब निर्वाचन आयोग की चौखट तक पहुंच गया है। पार्टी के बागी गुट का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात कर चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश कर रहा है। ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व में 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। बागी गुट का कहना है कि उसने पहले ही सभी प्रस्ताव और कानूनी दस्तावेज निर्वाचन आयोग को सौंप दिए हैं और अब आयोग के समक्ष अपनी दलीलें रखेगा। 22 जून को बागी गुट ने 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्य समिति और 10 सदस्यीय उप समिति का गठन किया था। नई कार्य समिति में वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ममता बनर्जी को इस पद से हटा दिया गया। इसके बाद पार्टी के भीतर विवाद और तेज हो गया। बागी गुट का दावा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायकों में से 60 विधायक उसके साथ है, जबकि 20 विधायक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले मूल गुट के साथ है। बागी गुट का तर्क है कि निर्वाचन चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1967 के तहत आवश्यक समर्थन और मतों के आधार पर चुनाव चिन्ह पर उसका दावा अधिक मजबूत है। अब इस पूरे विवाद पर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और निर्णय पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं। राम जन्मभूमि चढ़ावा और ट्रस्ट से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में अयोध्या अधिवक्ता संघ ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। अधिवक्ता संघ ने थाना राम जन्मभूमि में तहरीर देकर ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। अधिवक्ता संघ के अनुसार उनकी तहरीर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा समेत कुछ अन्य लोगों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि दस्तावेजों के आधार पर नामों में बदलाव की भी संभावना जताई गई है। फैजाबाद बार एसोसिएशन का दावा है कि राम मंदिर आंदोलन से उसका वर्षों पुराना जुड़ाव रहा है और जनहित में सामने आए तथ्यों को कानून के दायरे में लाना उसका दायित्व है। संघ का आरोप है कि दान, आभूषणों और अन्य संपत्तियों के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की आशंका है। इस संबंध में कई दस्तावेजों का अध्ययन किया जा रहा है। अधिवक्ता संघ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, सीबीआई जांच कराने और यदि आरोप सही पाए जाए तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करने की बात की है, जो बताता है कि अयोध्या के इस पूरे राम मंदिर के इस मामले में चंपत राय और अन्य लोगों की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। और अभी हम लोगों ने अपने संघ के निर्देश के अनुसार जो है यहाँ पे थाने पर कापी दे दिया गया है। कापी की उन्होंने एक अपनी जो जन सुनवाई की पर्ची होती है उन्होंने पर्ची भी दे दिया। तहरीर हमारी यहाँ पेंडिंग है। अभी उन्होंने कहा बताया कि हम अभी जीडी को कायमी पे रखकर करके आपको जीडी की कापी देंगे। हम अब तो एफआईआर दर्ज करें ना करें उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब एसएसपी साहब को हम प्रार्थना पत्र देंगे नियमों के अनुसार, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है कि ये एफआईआर यहीं दर्ज कर लेंगे। अयोध्या के राम मंदिर दान प्रकरण की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के अनुसार कई आरोपियों के पास से बड़ी रकम और कीमती सामान बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि अलग अलग आरोपियों के घरों और उनके ठिकानों से नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण मिले हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए बरामद हुए हैं। अनुकल्प के पास से 16,82,046 रुपए मिले हैं, जबकि अविनाश शुक्ला से
20,39,220 रुपए के साथ साथ 1121 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं रमाशंकर मिश्रा से 7,32,170 रुपए मिले हैं। और बात रामाशंकर यादव उर्फ टिल्लू की करें तो उसके ठिकाने से 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा जांच में करीब 11 ग्राम सोना और लगभग 375 ग्राम चांदी भी मिली है। अधिकारियों को आरोपियों के घरों से निवेश से जुड़े दस्तावेज और महंगे आभूषण भी जब्त किए हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि ये धन और संपत्ति कहां से आई और इसका इस्तेमाल किस तरह किया गया। और देश भर में बदलते मौसम से क्या बदलाव हो रहे हैं। उधर असम में बाढ़ का कहर लगातार जारी है, जिससे कई जिलों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। तेज बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, जबकि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए सभी संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसी बीच हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि कठिन समय में केंद्र सरकार लगातार असम के साथ खड़ी है। केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित धेमाजी जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हालात का जायजा लिया, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की। वहीं मुंबई शहर और उसके आसपास के इलाकों में कल सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। अंधेरी, मलाड और बोरीवली में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। तेज बारिश के कारण दादर, वडाला, सायन और कुर्ला जैसे निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया है और यातायात बुरी तरह प्रभावित है। लगातार हो रही बारिश के बीच मुंबई की पवई झील भी ओवरफ्लो होने लगी है। ठाणे जिले में भी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। भिवंडी के निचले इलाकों में जलभराव होने से यातायात बाधित रहा है और कई सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई में अगले कुछ दिनों में छिटपुट जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की भी आशंका है। तो लगातार मुंबई में भी, मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश से जलभराव का संकट सामने आया है। यातायात प्रभावित हुआ है, आम जनजीवन पर एक बड़ा असर पड़ रहा है। आसपास के इलाकों में, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश लगातार हो रही है और देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका है। इसके चलते कई राज्यों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर, गुजरात, रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी का असर तो कम कर दिया है, जिससे लोगों को राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों के भीतर इसके गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कई अन्य इलाकों तक पहुंचने की संभावना है। तो मानसून अपने साथ गर्मी की इस मुसीबत को कम करने के साथ साथ कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे संकट भी लेकर आया है, लेकिन बड़े पैमाने पर मानसून के आने से लोगों को राहत है। और इसी खबर के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।